Welcome to the world of physics. Physics is the world of imagination. If someone say physics is very hard, then it's wrong. Physics is not very hard, but you have to make physics easy. हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन में। फ्रेंड्स, आज ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हमने कल डिस्कस किया था उस क्लास में। उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था? चार्ज के बारे में, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के बारे में। और आज के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर, इंसुलेटर, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जिंग के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर क्या है? आज का हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक वो है कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या है? तो फ्रेंड्स, कंडक्टर जानने से पहले हम चलिए कुछ डिस्कस करते हैं हमारे डेली लाइफ के बारे में, जिससे हम एग्जांपल निकाल सकते हैं कि कंडक्टर कैसे वर्क करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह अगर आपको पानी भेजना है तो आप कैसे भेजेंगे? आप एक पाइप के थ्रू भेजेंगे। अगर आपको जितनी मोटी पाइप है उससे सेम वही रेडियस का अगर आपको एक गोल लकड़ी का टुकड़ा दे दिया जाए, क्या आप उससे पानी को एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकते हैं? क्या नहीं भेज सकते हैं? क्यों? क्योंकि जो आपका पाइप है उसमें उससे पानी होके निकल सकता है, वो अलाउ करता है कि उससे पानी होके उससे निकल सकता है। और अगर केस देखा जाए लकड़ी के टुकड़े में, तो वो ऐसा वो अलाउ करता है क्या? नहीं, क्योंकि वो टाइटली बॉन्ड है, उसमें पानी एक जगह से दूसरी जगह उससे नहीं निकल सकता। कुछ उसी टाइप का होता है कंडक्टर में। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर एक ऐसा बॉडी है जो अलाउ करता है चार्ज को इससे होकर गुजरने का। अगर इसका हम एक डिफिनेशन देखें, परफेक्ट डिफिनेशन फिजिक्स के लैंग्वेज में, तो क्या हो सकता है? तो फ्रेंड्स, ये कंडक्टर का डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन क्या होता है? द सबस्टांस विच इजीली अलाउ लार्ज स्केल फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। मीन्स एक ऐसा बॉडी, एक ऐसा सबस्टांस जो अपने से होकर चार्ज को गुजरने का अलाउ करता हो, जहाँ लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस उससे होकर गुजर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो जिसके कारण चार्ज एक जगह से दूसरे जगह मूव आसानी से कर सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन इससे बाहर भी करना हो तो एक थोड़ी सी एनर्जी देके हम इलेक्ट्रॉन इससे आउटसाइड कर सकते हैं, इसके कारण फ्री चार्ज के कारण। अगर हम इसका एग्जांपल देखते हैं तो क्या क्या होता है? इसका एग्जांपल है सिल्वर, ह्यूमन बॉडी, एनिमल, आयरन, ईटीसी। और अगर जो सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? अगर बेस्ट कंडक्टर किसको बोला जाता है? बेस्ट कंडक्टर सिल्वर। गोल्ड भी इसका एक कंडक्टर है, गोल्ड भी एक कंडक्टर है। लेकिन अगर सबसे अच्छा जो कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी का, किसको बोला जाता है? सिल्वर को। तो ये था कंडक्टर और ये इसका एग्जांपल। बेस्ट कंडक्टर कौन सा? सिल्वर। अब हम देखते हैं इंसुलेटर। सबस्टांस को दो पार्ट में बांटा गया था अकॉर्डिंग द मूवमेंट ऑफ चार्ज। कौन कौन से? एक कंडक्टर और इंसुलेटर। और में एक सेमीकंडक्टर भी है, जो इसको आपको इसी 12th क्लास में 9th यूनिट में पढ़ना था सेमीकंडक्टर के बारे में। तो देखते हैं इंसुलेटर क्या है। व्हाट इज इंसुलेटर? द सबस्टांस, साथ में डिफिनेशन लिख लेते हैं। द सबस्टांस who do not allow the charges go through it। एक ऐसा सबस्टांस जो चार्जेस को अपने से होकर गुजरने का अलाउ नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। अगर एग्जांपल देखा जाए तो क्या हो गया? ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ड्राई वुड, सूखी लकड़ी,
जब वही लकड़ी जब भीग जाती है तो वो कंडक्टर का काम करने लगती है। तो ऐसा इंसुलेटर में क्यों होता है? क्योंकि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, बहुत कम हम नहीं बोल सकते हैं, लगभग ना के बराबर ही होते हैं, जिसके कारण वहां मूवमेंट, चार्ज का मूवमेंट नहीं होता है। यही कारण है कि जब रबर या जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक में कुछ काम करते हैं या अपने बोर्ड में या कुछ लाइन वगैरह वायर से रिलेटेड, तो हमें बोला जाता है कि पैर में चप्पल पहनने के लिए या कुछ रबर के कुछ, या तो फिर हमें अगर किसी टच करना है किसी वायर को, कहीं से अगर हुक या लूप चेंज करना रहता है, तो हमें लकड़ी के डंडे का इस्तेमाल करने का एडवाइस इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये इंसुलेटर है, या ये बॉडी जितने हैं वो अपने से होकर चार्ज को गुजरने नहीं देते हैं और हमें झटके लगने से बचाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने कंडक्टर के बारे में बात किया, इंसुलेटर के बारे में बात किया। अब हम कल के वीडियो में हमने जो बात किया था वो चार्जेस के बारे में, प्लस चार्ज, माइनस चार्ज। अगर अब हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है, अगर हमारे पास दो चार्जेज है, अब हमको पता नहीं है कौन है पॉजिटिव चार्ज, कौन सा नेगेटिव चार्ज है, या किसी बॉडी है, एक बॉडी है उसमें चार्ज है नहीं है, इस टाइप का अगर कंफ्यूजन है, अगर इस टाइप के बारे में हमको कुछ पता करना रहे तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, और वो किसके द्वारा पता किया जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा। तो चलिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, छोटा सा गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं। छोटा सा टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ नॉलेज देने वाला टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्कोप, और इलेक्ट्रोस्कोप कौन सा है? गोल्ड लीफ। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। जनरली होता क्या है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में? एक हम बोतल लेते हैं, कांच का एक बोतल लेते हैं, उसमें एक मेटालिक रॉड डालते हैं और ऊपर में एक मेटालिक डिस्क लगा देते हैं, और करते क्या है उसमें जहाँ से, चलिए मैं आपको फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, फिगर से डायरेक्टली आपको मैं समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का एक छोटा सा स्केच फिगर। हाँ, मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश किया है जितना अच्छा हो सके मैं इसको बना सकूं। फ्रेंड्स, होता क्या है, पहले समझते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है क्या। ये एक ऐसा डिवाइस है, जिसके डिवाइस नहीं बोल सकते, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हम ये जान सकते हैं कि अगर कोई बॉडी है उसमें चार्ज कौन सा प्रेजेंट है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और वो हो गया चार्ज का नेचर, और चार्ज का प्रेजेंस भी इससे हम जान सकते हैं। तो ये वर्क कैसे करता है? इसमें होता क्या है, ऊपर में एक मेटालिक डिस्क लगा हुआ होता है, ये कॉर्क रहता है, जिसके कारण ये बोतल यहाँ से पूरा पैक्ड होता है, और इसको ये मेटालिक रॉड होता है, मेटल का बना हुआ एक रॉड रहता है, और ये आप देख सकते हैं बोतल है, और ये गोल्ड लीफ मीन्स गोल्ड का बना हुआ दो एकदम पतला सा फॉइल, जितना ज्यादा पतला हो सके, जितना ज्यादा पतला हो सके उतना ज्यादा पतला फॉइल बना दो। फॉइल का एक पत्ती आप समझ लीजिए, बहुत ही पतला पत्ती। तो फ्रेंड्स, इसमें गोल्ड का यूज क्यों किया गया था? पहले हमने देखा ये गोल्ड एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और गोल्ड लीफ का इसलिए यूज किया जाता है। और अगर क्वेश्चन ये भी उठता है कि सर अभी आपने बताया कि सिल्वर तो बेस्ट कंडक्टर होता है, फिर आप यहाँ गोल्ड लीफ का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? कारण यह है कि गोल्ड लीफ जो होता है, जो गोल्ड होता है, आपने पढ़ा होगा 9 या 10th में कि गोल्ड को, सोने को पीट पीट के आप बहुत ज्यादा पतला कर सकते हैं, सोने का तन्यता बहुत ज्यादा होता है, यह आपने पढ़ा होगा 10th में। तो वही कारण है कि इसका फॉइल पतला से पतला बनाया जा सकता है, और जब ये पतला से पतला रहेगा तो इसमें सेंसिटिविटी ज्यादा होगा। सेंसिटिविटी ज्यादा होने का मतलब ये, अगर इसमें छोटा सा भी करंट का अमाउंट अगर इसमें जाएगा तो ये एक्टिव हो जाएगा, इसलिए यूज किया जाता है गोल्ड लीफ का। तो फ्रेंड्स, अब होता क्या है, जैसे ये एक मेटालिक रॉड है जो पहले से चार्ज है, अब हम एक रॉड लेते हैं, ग्लास रॉड लेते हैं, उसको जैसा कि कल मैंने वीडियो में बताया था, उसको हम अगर हम सिल्क के क्लॉथ के साथ क्या करते हैं, रब करते हैं। उसके बाद हम इसको अगर इसके नजदीक लाते हैं और इस मेटालिक डिस्क में हम अगर इसको टच कर लें, ये पॉजिटिव, आप जानते हैं कि जब इसको रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ तो वो पॉजिटिव होता है,
और जब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया रब करने के बाद, इसको अगर हम मेटालिक डिस्क में टच करते हैं तो होता क्या है, चार्ज यहाँ से होके गुजरता है मेटालिक डिस्क में और ये गोल्ड लीफ तक पहुंचता है। अब यहाँ क्या होता है, अगर ये पॉजिटिव है और अगर जो मेटालिक बॉडी में, जो मेटालिक रोड में पहले से चार्ज है, वो चार्ज अगर नेगेटिव है तो उसमें होगा क्या, उसमें गोल्ड लीफ कन्वर्ज कर जाएगा। मीन्स अपोजिट चार्ज, जो हमने मेटालिक डिस्क में जो चार्ज अभी रखा है और जो मेटालिक रोड जो पहले से चार्ज है, अगर ये नेगेटिव चार्ज है और जो हमने अभी चार्ज दिया वो पॉजिटिव चार्ज है, तो होगा क्या, वो कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है। और अगर हमने यहाँ से इसको नेगेटिव चार्ज दिया, मान लीजिए ये ग्लास रॉड की जगह अगर हमने इस बार रबर रॉड रब करके और रबर रॉड को मेटालिक रॉड पर रखा, फिर से वही होगा, यहाँ से चार्ज ट्रांसफर होगा, गोल्ड लीफ तक पहुंचेगा। और इस बार क्या हुआ कि ये बॉडी अगर पहले से जो चार्ज है उसमें नेगेटिव चार्ज है मेटालिक रॉड, तो ये क्या होगा, ये पूरा डाइवर्ज कर जाएगा। क्योंकि कल भी आपने देखा था पॉजिटिव पॉजिटिव जो चार्ज है वो रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है वो भी रिपेल करता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है जब कंडीशन यह रहेगा कि अगर डिफरेंस, जब साइन जब अपोजिट रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो जो गोल्ड लीफ है तो वो कन्वर्ज कर जाएगा, और जब साइन अगर सेम रहेगा तो वो डाइवर्ज कर जाएगा। वो कितना डाइवर्ज करेगा, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज जाएगा उस हिसाब से यहाँ से डाइवर्ज करेगा, ये और ऐसे डाइवर्ज कर जाएगा। मीन्स जो पत्ती ऐसे है वो ऐसे पूरी तरह हो जाएगा, और अगर अपोजिट चार्ज आएगा तो वो दोनों पत्ती एकदम कन्वर्ज हो जाएगा, एकदम नजदीक आ जाएगा। तो होता है, इसको यूज क्यों किया गया था, अगर हमारे पास कोई चार्ज है, हमारे पास कोई चार्ज एक बॉडी है, अब मुझे नहीं पता है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अगर मैंने इसमें रखा, एक मेटालिक डिस्क में रखा और ग्लास रॉड से होते हुए ये यहाँ तक आता है गोल्ड लीफ में, और इसमें पता चला कि ये गोल्ड लीफ डाइवर्स कर गया। मतलब क्या था, जो चार्ज यहाँ था वो चार्ज यहाँ था मेटालिक रोड में, इसी के कारण ये डाइवर्ज हो गया। और अगर हमें पता नहीं है, अगर हमने यहाँ कोई भी एक चार्ज रखा, एक बॉडी रखा जो हमको वो पता ही नहीं वो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो हमने इसमें रखा, तो यहाँ से फिर अगर ये कन्वर्ज कर गया आपस में, तो हमें पता चल गया कि जो यहाँ चार्ज था और यहाँ चार्ज था, दोनों चार्ज में अपोजिट था, एक पॉजिटिव था तो एक नेगेटिव चार्ज था। तो इसी गोल्ड लीफ के इलेक्ट्रोस्कोप के माध्यम से हम क्या करते हैं, हम डिडक्ट करते हैं नेचर ऑफ चार्ज और प्रेजेंस ऑफ चार्ज के बारे में। तो ये था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसका अगर पूरा वर्किंग प्रिंसिपल देखा जाए तो एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, तो ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। अगर इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट तो आप लिख सकते हैं, ये बहुत ही नॉर्मल थ्योरी है, ये आपको याद रहेगा। बस पॉजिटिव नेगेटिव का ही डिडक्शन होता था इलेक्ट्रोस्कोप में, इसलिए इसका यूज किया जाता था। जनरली जो क्वेश्चन आ सकता है कि गोल्ड लीफ का ही यूज क्यों किया जाता है, सिल्वर का क्यों नहीं किया जाता, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कंसेप्चुअल में। तो क्या होता है, गोल्ड को क्या होता है, गोल्ड को हम बहुत ज्यादा पीट के पतला करके पतला से पतला फॉइल बना सकते हैं, इसलिए गोल्ड का इस्तेमाल होता था, गोल्ड लीफ का, सिल्वर लीफ का इस्तेमाल नहीं होता है। तो फ्रेंड, हमने अभी तक पढ़ा पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बारे में पढ़ लिया। अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े के साथ रब करते हैं तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है, सिल्क रॉड पॉजिटिवली चार्ज क्यों नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो चार्ज से रिलेटेड होंगे वो आज के वीडियो में, आपके जो अगले टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जेस, उसमें आपका A to Z सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जेस। तो फ्रेंड्स चलिए हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जिंग। ये क्या है फ्रेंड्स, अगर हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, कोई भी एक सब्सटेंस है, तो क्या ये चार्ज है कि नहीं है, इसमें चार्ज है कि नहीं, इसको छूने से हमको शॉक लगता है, शॉक नहीं लगता है, पर हम कह सकते हैं कि यह चार्ज है या नहीं है, इसमें चार्ज नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। ऐसा अगर जनरली देखा जाए, साइंस का भाषा में नहीं देखा जाए तो ऐसे ही देखते हैं, तो अगर ये आपको शॉक नहीं लगा रहा है, इससे कुछ आपको अट्रैक्शन नहीं हो रहा, तो आप कह सकते हैं कि इसमें चार्ज नहीं है। बट इन द फिजिक्स ऐसा नहीं है। फिजिक्स में कहा जाता है कि हर बॉडी के अंदर
चार्ज होता है, लेकिन वो क्या होता है, वो नेट चार्ज जीरो होता है। मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है। होता क्या है, दुनिया में जितने भी चीज है वो किससे बने हुए, एटम से बने हुए। ये आप सबको पता है, आप 9th क्लास से पढ़ रहे हैं। अब होता क्या, ये भी तो एटम से बना होगा, लेकिन इसमें एटम एक ही एटम से बना होगा क्या, नहीं, इसमें हजारों करोड़ों एटम लगा होगा तब जिससे जाके ये बना होगा। तो अगर ये आपको, इससे आपको शॉक नहीं लग रहा है, करंट नहीं लग रहा है, तो मीन्स ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो मीन्स क्या, जिसमें जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन उतना, जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रोटॉन उतना नंबर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। मीन्स जितना प्रोटॉन है उतना न्यूट्रॉन है, तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देता है। तो अगर ये कंप्लीटली अगर न्यूट्रल है तो इसका एक एक एटम भी न्यूट्रल होगा, उसमें भी जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा। कॉन्सेप्ट तो यही हुआ। तो चलिए हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जिंग में होता क्या है। अगर बोला जाए कि अगर इसको आपको चार्ज करना है तो आप क्या करेंगे, उससे पहले चलिए देख लेते हैं, छोटा सा फिगर है। होता क्या, एटम में ये न्यूक्लियस हो गया, इसका न्यूक्लियाई, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता ऑर्बिट में। ये आप पढ़ चुके होंगे, 9 में भी पढ़ेंगे कि एक एटम है, उसके न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है जो हाईली बॉन्ड होता है न्यूक्लियस से, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और इसका जो बॉन्डिंग होता है वो न्यूक्लियस से कमजोर होता है, और ये मूवमेंट करते रहता है अपने फिक्स ऑर्बिट में। ये आपने पढ़ा होगा। तो होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है, अब बॉडी को चार्ज होने के लिए क्या, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना जरूरी है, ये तो हम जानते हैं। तो ये किससे होता है, ऐसा क्या होता है, तो जैसा कि एटम का कंसेप्ट हमने लिया कि जितने भी एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये हम जानते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मीन्स क्या हुआ, जितना एक एटम में होता क्या है, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही न्यूट्रॉन होता है। तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसके कारण हमको रैंडमली किसी भी बॉडी में आपको चार्ज फील नहीं होता। लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी में चार्ज होता ही नहीं है, ऐसा हम नहीं कर सकते, चार्ज होता है। मान लीजिए एक एटम है जिसमें अगर +6 प्रोटॉन है तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ये तो एकदम कंफर्म है। इसीलिए एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसके कारण हमको शॉक का फील नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, हम कल के वीडियो से पढ़ रहे हैं, चार्ज कैसे होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स किसी भी तरह हमको इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करना पड़ता है, तभी हम उसमें जाकर कुछ चार्ज क्रिएट होता है। तो चार्ज करने के लिए हम क्या करते थे, उसमें चार्ज क्रिएट करने के लिए हम फ्रिक्शन करते थे, रबिंग करते थे, जिसके कारण क्या होता था, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकल के दूसरे बॉडी में जाता था, और यही चार्ज में कोई प्लस हो जाता था कोई बॉडी, और कोई बॉडी माइनस हो जाता था। तो अब देखिए कौन सा बॉडी प्लस और कौन सा बॉडी माइनस होता है। तो क्या होता है, एक अगर हम सिल्क क्लॉथ में अगर रब करते थे एक ग्लास रॉड को, तो होता क्या था, जब ये एक दूसरे में को हम रब करते थे तो फ्रिक्शन होता था। तो ग्लास रॉड का जो इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ये आपने 11 में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बारे में आपने अगर नहीं पढ़ा हो, याद ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा होगा, जैसे ऑर्बिट के बारे में आपने पढ़ा होगा, के एल एम एन, इस तरह का ऑर्बिट के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसमें के का वैल्यू कितना होता है, 2L8 M18 N32, इसी टाइप करके 1s2 2s2 2p6 करके उस टाइप का भी होता था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से यहाँ डिपेंड करता है, क्योंकि जिसका आउटर मोस्ट सेल में, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो जो आउटर मोस्ट सेल में जो सबसे लास्ट वाले ऑर्बिट में होता है उसी से ट्रांसफर होता है। तो जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते थे
तो ग्लास रॉड के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, वो को टाइटली बॉन्डेड होते हैं क्या, नहीं, वो लूज बाइंडिंग होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, वो इससे तो थोड़ा अट्रैक्शन के कारण, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो अट्रैक्शन के कारण तो कुछ उसका बाइंडिंग होगा, बाइंडिंग फोर्स होगा जिसको अट्रैक्ट करते रखता होगा। लेकिन धीरे धीरे जब ये ऑर्बिट बढ़ता जाएगा तो अट्रैक्शन कम होता जाएगा, तो जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन रहता होगा उसका क्या होगा, उसका वो लूज बाइंडिंग होगा। मीन्स उसको अगर थोड़ा सा भी एनर्जी दे देंगे तो वो अपने जगह से मूव करके दूसरे सब्सटेंस में चला जाएगा। तो जब सिल्क के साथ ग्लास रॉड को रब्ड किया जाता है तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से ट्रांसफर होकर सिल्क क्लॉथ में चल जाते हैं और ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है वो आपने जान लिया, लेकिन ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज क्यों हो जाता है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों हो जाता है। तो इन द केस ऑफ साइंस आप जानते हैं, जो अगर कोई ये इलेक्ट्रॉन, अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और जो गेन करता है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। मान लीजिए इन जनरल आपके पास, एकदम जनरल एग्जांपल ले, इन जनरल आपने अगर बैंक से लोन लिया तो आप क्या हो गए, आप नेगेटिव, मीन्स आपके पास लोन आ गया तो आप नेगेटिव में हुए, और जो बैंक आपको लोन दिया वो कल आपसे इंटरेस्ट लेगा तो वो क्या है, वो पॉजिटिव में हो जाएगा। खैर यहाँ इंटरेस्ट का कोई झमेला नहीं है, लेकिन फिर भी एक सिंपल कॉन्सेप्ट यही है, जो चार्ज देने वाला है वो पॉजिटिव हो जाता है और जो चार्ज लेने वाला है, गेन करने वाला है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है वो नेगेटिव हो जाता है। यही मेन कॉन्सेप्ट है। और जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो लूज बाइंडिंग है वो धीरे धीरे, जिसका कम होगा वो पहले ट्रांसफर होगा। मीन्स अगर आपको एक ट्रक और एक साइकिल में धक्का मारना है तो आप किसको धक्का मार सकते हैं, ऑब्वियसली यही है ना कि आप साइकिल को धक्का मार सकते हैं, ट्रक को आप धक्का मार सकते हैं क्या, नहीं मार सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो भारी है। उसी तरह जब रब करते हैं, घिसते हैं, तो जिसका इलेक्ट्रॉन का बाइंडिंग लूज होगा तो वो ट्रांसफर करेगा, कि जिसका बाइंडिंग हाई होगा वो ट्रांसफर करेगा। तो कौन सा ट्रांसफर करेगा, जिसका बाइंडिंग लो होगा वो लूज होगा, वो एक दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर करेगा। यही मेन कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव चार्ज होने का और नेगेटिव चार्ज होने का। इसको वर्क फंक्शन भी बोला जाता है, कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव होने का जो रीजन है वो वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है। वर्क फंक्शन वही हुआ कि जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको वहां से निकालने में जितना एनर्जी लगता है वो उसका वर्क फंक्शन हो गया। तो जो कॉन्सेप्ट तो घूम के फिर से वहीं पे आता है, जो लेस बाउंडिंग होगा, लूज बाउंडिंग होगा, वो क्या होगा, उसको निकालना आसान होगा, उसमें एनर्जी कम लगेगा। और जो हाई बॉन्ड, जो जिसका बॉन्डिंग हाई होगा, मजबूत होगा, उसको क्या, उसको निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए पहले वर्क फंक्शन जिसका कम वो ट्रांसफर होगा। तो यही कॉन्सेप्ट मेन इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जिंग का। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन एक ये भी आ सकता है कि सर प्रोटॉन क्यों ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन यहाँ पे फ्री नहीं होता, वो बाइंडिंग होता है यहाँ से न्यूक्लियस के कारण वो यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो सकता। और जो प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन से हैवियर होता है। तो जैसा भी मैंने बताया कि आपको एक ट्रक और एक साइकिल का धक्का मारना है तो आप किसको मार सकते हैं, ऑब्वियसली आप ट्रक को धक्का नहीं मार सकते, साइकिल को मार सकते हैं, क्योंकि वो आसान होगा, उसका मास कम है। सेम प्रोसेस यहाँ भी फील होता है। पॉजिटिव जो प्रोटॉन होता है वो हैवियर होता है, इलेक्ट्रॉन होता है वो लाइटर होता है प्रोटॉन के कंपैरिजन में। तो ये हो गई बेसिक बातें। इसमें चलिए अगर हम कुछ और नोट्स लिखना चाहते हैं तो कुछ बातें हम नोट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ नोट कर लेते हैं इसके बारे में। इसके बारे में नोट्स लिखने से पहले चलिए कुछ और हम बात कर लेते हैं। कंफ्यूजन जरा से भी नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होना चाहिए, चाहे वीडियो लंबा हो, नो दिक्कत, आपको पढ़ना है तो आपको वीडियो लंबा देखना ही पड़ेगा। होता क्या है, अगर ये जो बॉडी है इसमें हमको, अगर इसको हम नेगेटिव चार्ज बनाना है, नेगेटिव चार्ज इसमें क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा,
इससे हमको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा क्या इसमें इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा? तो इसमें हमको इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, क्योंकि एक एटम में क्या होता है, एक एटम में होता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, तो वो न्यूट्रल होता है। अगर इसको हमको नेगेटिव चार्ज बॉडी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको और इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। मीन्स अगर हमारे पास एग्जांपल देखें 6 प्रोटॉन था और 6 इलेक्ट्रॉन भी था। अब हमको क्या करना है, इसको इलेक्ट्रिकली, ये न्यूट्रल था, अब इसको हमको अगर नेगेटिव बनाना तो क्या करना पड़ेगा, पहले 6 पॉजिटिव प्रोटॉन था मेरे पास, 6 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन था, अब 10 हमने और ऐड कर दिया, 10 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है वो प्रोटॉन का कंपेयर में ज्यादा हो गया, तो बॉडी में नेगेटिव चार्ज का मात्रा ज्यादा हो गया। पहले था इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, अब इसमें नेगेटिव चार्ज का जो क्वांटिटी है वो बढ़ गया, तो बॉडी क्या हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, सॉरी ये बॉडी क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। और अगर हमको पॉजिटिव चार्ज बनाना है इस बॉडी को तो क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज बनाना है तो क्या करेंगे, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे सेम है, अगर 6 हमारे पास प्रोटॉन, 6 हमारे पास इलेक्ट्रॉन, तो हम इससे इलेक्ट्रॉन का संख्या कम कर देंगे, जितना इलेक्ट्रॉन का संख्या कम कर देंगे। अगर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन था, हमने उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब हमारे पास क्या हो गया कंडीशन, प्रोटॉन का संख्या 6 और इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो गया 4, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का संख्या हो गया हमारे पास कम और प्रोटॉन का संख्या हो गया ज्यादा, पॉजिटिव का संख्या हो गया ज्यादा, तो बॉडी अब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा कि पॉजिटिव चार्ज होगा, बॉडी अब कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है चार्ज का कि नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे बनाया जाता है। अब इससे जुड़े कुछ हम नोट्स बना देते हैं, साथ ही साथ कुछ और डिस्कस करते चलेंगे इसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जिंग से रिलेटेड कुछ छोटा छोटा हम समरी देख सकते हैं, जितना कुछ हमने डिस्कशन किया उसको हम नोट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, हर चीज अगर हम नोट करें तो क्या नोट कर सकते हैं, एक सारे कोई भी बॉडी किससे मिलकर बना होता है, एटम से बना होता है, और एटम में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स Np is equal to Ne, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा हमने डिस्कस किया था अभी। उसके बाद क्या होता है, द चार्ज एसोसिएटेड विथ प्रोटॉन इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज। और क्या देखे हमने, द चार्ज एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड है उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। प्रोटॉन का वैल्यू कितना होता है 1.6। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वैल्यू सेम होता है, मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है, लेकिन क्या साइन कन्वेंशन बस अलग रहता है, एक पॉजिटिवली चार्ज होता है और एक नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इसका अगर हम देखा जाए तो इसका कितना होता है, प्रोटॉन को प्लस सी से हम डिनोट कर सकते हैं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और अगर इलेक्ट्रॉन का देखा जाए माइनस सी का, तो इसका कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये माइनस में होता है। ये 5 कुछ और हम नोट्स लिखते हैं इसके बारे में, और जब हम आगे बढ़ते हैं इसका समरी कुछ नोट्स लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, मीन्स कंपैरिजन मास ऑफ प्रोटॉन इज हैवियर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हमने ये थ्योरी डिस्कस करने टाइम पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। मास का प्रोटॉन होता है, वो जो प्रोटॉन ऑफ मास होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, हैवियर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अब क्या है, अगर हम देखें तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जब निकल के एक सबस्टांस से दूसरे सबस्टांस में जाता है तो उसका कुछ मास होता होगा,
आप जानते हैं कि इन ऑल ओवर द वर्ल्ड मास के बिना कुछ नहीं है। भले कम से कम लगभग नेग्लिजिबल मास है, लेकिन मास तो सभी के अंदर है। तो उस इलेक्ट्रॉन का भी तो कुछ मास होता होगा, ये तो कंफर्म है, उसका भी कुछ ना कुछ मास होता होगा। तो क्या है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो क्या होगा, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका मास कम हो जाएगा, और जो बॉडी उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसका मास बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन bring mass with him. How many electron transfer, ये उतना लंबा लिखने का जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। How many electron transfer one body to another mass will decrease or increase in the ratio of number of electron and vice versa। मीन्स होता क्या है कि जितना इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मास तो लेके जाएगा ही जाएगा। तो जितना लेके जाएगा वो किसी अदर बॉडी में, तो उस जो बॉडी गेन करेगा उसमें उतना मास बढ़ जाएगा, ये जितना रिड्यूस करेगा मास इसमें उतना घट जाएगा। एक दो पॉइंट और हम देखते हैं, क्या देखते हैं, फॉर चार्जिंग the body, proton is not responsible. The process of charging proton is not responsible, क्योंकि आपने देखा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन का कहीं पे भी ट्रांसफर नहीं होता। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के साथ हाईली बॉन्ड होता है, इसीलिए चार्जिंग का प्रोसेस में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई हीरो है तो वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हो सकता है। एक हमने इतना नोट्स बना लिया, और इसमें आप बहुत से टर्म इसमें ऐड कर सकते हैं। टर्म क्या, बस इसी से जितना कुछ मैंने समझाया उसी को आप तोड़ मरोड़ के बहुत से सारे चीजों को लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो आप डायरेक्टली कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आपको पूछते रहना है। इससे क्या होगा, मुझे भी पता चलेगा कि आप भी कितने एक्टिव हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारा हौसला बढ़ता रहेगा, और हम कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ये सब्जेक्ट आपके लिए ईजी बनाया जा सके। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद,